नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति शर्मा। आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, एक ऐसी शख्सियत को लेकर, एक ऐसे मेहमान को लेकर जिनके माध्यम से आप कई अहम जानकारियां हासिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है एयाज मुगल साहब, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और चेयरमैन है अवेक इंडिया एनजीओ नाम से इनकी एक एनजीओ है, उसके चेयरमैन भी हैं। न सिर्फ राजौरी बल्कि पूरी रियासत में इन्होंने कई जगह पर आरटीआई के तहत अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, जगह जगह पर लोगों को जानकारियां दी हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत हर कोई आदमी, आम आदमी जो है वो किसी भी तरह की जानकारी दफ्तर से हासिल कर सकता है और एक करप्शन पर एक लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने इस एक्ट को 2005 में केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था और जम्मू कश्मीर सरकार ने 2009 में इसको लागू किया। और उसके बाद ये एक्ट जो है वो काफी ज्यादा साबित हुआ करप्शन को कंट्रोल करने में और लोगों को काफी इस एक्ट के माध्यम से मदद मिली। लेकिन अभी भी बहुत से लोग इससे वंचित हैं, अभी भी बहुत से लोगों को इस बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने आपके सामने एक ऐसे मेहमान बैठाए हुए हैं जो आपको इस संबंध में कई अहम जानकारियां देंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी। आपको कई तरह की जानकारियां, किस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं इस बारे में भी आप जानेंगे। तो इन्हीं से हम खास बात करेंगे, इन्हीं से हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो जनाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुगल साहब। मुगल साहब, ये बहुत सुनहरी मौका है हमारे लिए कि आप सभी मेहमान जो हैं इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और राजौरी के लोग जो हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे और आप इनको बहुत सी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मुगल साहब, आपको इस आरटीआई एक्ट के बारे में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये एक्ट क्या है और इसका बुनियादी मकसद क्या है, इस बारे में आप लोगों को क्या बताएंगे? अब जैसे बहुत ही आम सी बात है, हम जैसे डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो एक आम आदमी की डेमोक्रेसी में क्या पार्टिसिपेशन है। आरटीआई आने से पहले एक आम आदमी महज 5 साल में एक बार वोट देता था और उसके बाद भूल जाता था, तो उसकी कोई भी किसी तरह की शमूलियत जो है एक्टिव डेमोक्रेसी में नहीं थी। तो जब आरटीआई आ गया, आरटीआई आने के बाद एक आम आदमी के पास इतनी पावर आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि उसने आरटीआई से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया कि जो पैसा टैक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, आप उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम तो टैक्स पेयर है ना। हम एक माचिस की डिब्बिया भी अगर खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स सरकार का लगता है, तो वो टैक्स हमारे ऊपर इस्तेमाल होता है। वो पैसा हमारा है जो सरकार हम ही पर इस्तेमाल करती है। और अब हमारे पास इतनी पावर है, ये हक हमें हासिल है कि हम उसका हिसाब मांग लें। दूसरी बात, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि यहाँ पे लागू था कुछ साल पहले, अगर हम अपनी नज़र को दौड़ाएं कुछ साल पहले, 10 साल पहले, तो एक आम आदमी जब किसी दफ्तर में जाता था तो वो ये कहता था, जनाब मेरा ये काम है, या मेरा घर के पास एक स्कूल बना था, उसके ऊपर कितना पैसा लगा है, मुझे इसकी जानकारी दीजिए। तो वहाँ से उसको जवाब ये मिलता था कि आप कौन होते हो पूछने वाले। बिल्कुल एक सवाल था। लेकिन आज आरटीआई आने के बाद सवाल बदल गया। आज हम लोग, एक आम आदमी जाके दफ्तर में ये पूछता है कि आप कौन होते हो छुपाने वाले। ये हक हासिल हुआ एक आम आदमी को आरटीआई आने के बाद, तो ये उससे पहले नहीं था। तो रियल सेंस में अगर डेमोक्रेसी का निफाज जो हुआ है वो आरटीआई आने के बाद में। मतलब कौन आदमी इसकी जानकारी हासिल कर सकता है और क्या हर दफ्तर के आदमी जो है जानकारी इसमें हासिल कर सकता है, किसी भी तरह की जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। जो एक्ट है, एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो ये हमें बताती है कि कोई भी आदमी जो जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाला है तो वो इसकी जानकारी हासिल कर सकता है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई लिमिटेशंस नहीं बनाई है कि ये शख्स इतना पढ़ा होना चाहिए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई मर्द है, औरत है, ऐसा कोई भी इसमें नहीं बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का रहने वाला होना चाहिए। मतलब क्या, जब अक्सर ये शिकायत भी आती है, ये बातें भी सामने आती हैं कि जब कोई दफ्तर में जाते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, तो आगे से जो पीआईओ है वो ये कहते हैं कि आपको किस वजह चाहिए। क्या उस आदमी को वजह बताना जरूरी होती है और क्या वो जो पूछता है उसके भी कोई मर्यादा है? तो सिर्फ आरटीआई जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके साथ सिर्फ अपना नाम, अपना पता और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स बतानी है, ना ही
वो PIO वो उनसे पूछ सकते हैं और ना ही इनको बताना ज़रूरी है इनके लिए। तो इसलिए कोई भी जो अगर एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो वो बेधड़क उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उनको किसी तरह से इसमें वजह बनाने की कोई मोहन साहब इसकी एक समय सीमा रखी हुई है, एक टाइम पीरियड रखा हुआ है 30 दिन के। 30 दिन में जो जानकारी है वो एप्लीकेंट जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि 30 दिन में जानकारी प्रोवाइड नहीं होती है, तो उस सूरत में जब 30 दिन में जानकारी हासिल ना हो उस सूरत में एप्लीकेंट को आगे वाला रास्ता क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें जो जो जानकारी जो है फराहम करनी वो 30 दिन में करनी है PIO को, और ये जिम्मेदारी PIO की ही बनती है। लेकिन अक्सर PIO जो है वो 30 दिन में जानकारी नहीं दे सकते, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि जो PIOs हैं उनसे सीनियर ऑफिसर होंगे, उनको वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी है इसमें, तो एप्लीकांट वहाँ अपील कर सकता है फर्स्ट अपील के नाम से। तो उसमें वो अपनी पूरी एप्लीकेशन की डिटेल लिख सकता है कि मैंने फलां तारीख को एप्लीकेशन यहाँ पे दर्ज की थी लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, लिहाजा मुझे जवाब भी दिया जाए, तो उनको डायरेक्ट किया जाए PIO। तो फिर वो उनको जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं उनको 30 से 45 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ करना है, यानी उनको PIO को डायरेक्ट भी करना है और उसकी वजह भी पेश यहाँ उनसे पूछनी है कि आपने जानकारी जो है वो क्यों नहीं दी। और ये बड़ी खूबसूरत बात है हमारे एक्ट की कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑफिसर जवाब नहीं देता है 30 दिन के अंदर तो ये ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने इस डिले को जस्टिफाई करने की। अब जैसे आमतौर पर बाकी एक्ट हम कहीं अगर देख लेते हैं विजिलेंस वगैरह में, तो वहाँ क्या होता था कि हमें पूरी तरह से अपनी डिटेल जो है वो वहाँ पे पहुँचानी होती है, या हमें कहीं पर अगर शिकायत करनी है तो हमें ये साबित करना है कि ऑफिसर की ये खामी रही है। लेकिन इसमें ये पहला एक्ट है कि हमें कुछ साबित नहीं करना है, एक आम आदमी को कुछ साबित नहीं करना है। यहाँ PIO को ही, ऑफिसर को ये साबित करना है कि उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें डिले क्यों हुआ है, ये वही रिस्पॉन्सिबल इसके रहते हैं। तो इसमें यह है, तो फिर उसके बाद अगर 30 या 45 दिन के अंदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो अगर जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो फिर हमारे पास बना है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आप सेकंड अपील कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारे कमीशन है वो ये तय करेगा कि PIO जो है उनकी वो वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉज जुडिशल है, इसके पास सिविल कोर्ट के सिविल राइट्स भी हैं उनके पास, तो इसमें वो पूरी तरह से इसकी सुनवाई कर सकते हैं। और सुनवाई करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि जानबूझकर PIO ने इस जानकारी को जो है वो देने से इनकार किया है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया तो वो डीम्ड रिफ्यूजल है, यानी उन्होंने PIO ने इनकार कर दिया है, लिखित रूप में नहीं किया है लेकिन वो माना जाएगा कि उन्होंने इनकार कर दिया है। तो वो उससे पूछेंगे कि आप बताइए कि आपने जवाब 30 दिन में क्यों नहीं दिया है। तो उस सूरत में अगर उनको ये लगेगा कि ये जानबूझकर ही PIO ने डिले किया है तो उस सूरत में वो उन पर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, जो पेनल्टी 250 रुपये पर दिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक जा सकती है। और साथ साथ में वो डिपार्टमेंटल एक्शन की रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं। मूलतः PIO की अगर हम बात करें तो दफ्तरों में अक्सर आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि कौन PIO है इस दफ्तर में। तो इस बारे में किस तरह से लोग किस तरह जागरूक होंगे कि कौन से दफ्तर में किसको PIO बनाया? बिल्कुल आपका बहुत ही सही और अप्रोप्रिएट जवाब सवाल है, क्योंकि जो हमारे दफ्तर हैं, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, महकमात हैं, उनके लिए एक सेक्शन 4 है जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जिसको हम कहते हैं। ये सोल एंड स्पिरिट है एक्ट का। इसके तहत तमाम जितने भी हमारे दफातर हैं उनको ये लाजमी बनता है कि वो अपने दफ्तर के बाहर नोटिस बोर्ड के जरिए या किसी फ्लैक्स बोर्ड के जरिए वेबसाइट पर अपने तमाम ऑफिसरान की डिटेल रखें, तमाम स्कीमें जितनी भी हैं और जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी डिटेल वो लोगों के सामने रखें। इसको प्रोएक्टिवली कहते हैं ताकि इसकी RTI एप्लीकेशन लगाने की जरूरत ना पड़े। और साथ में कौन हमारी एप्लीकेशन और किस दफ्तर में कौन PIO है, कौन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, तो उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका डिटेल जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर ऐसा कहीं पर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप JN के GAD की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ RTI के सेक्शन में PIOs एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की पूरी लिस्ट रहती है पूरी स्टेट की कि किस महकमा में कौन कौन PIO है और कौन कौन नहीं PIO और कौन कौन फर्स्ट अपीलेट है। मूलतः इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक फी रखी हुई है सरकार ने,
और वो फी कितनी है और क्या वो आम आदमी के बस की फी है, और उसके अलावा भी कोई फी, एक तो होता है ना पहले फी जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के पहले जो उनकी जीआर किताबें देनी पड़ती है, क्या उसके अलावा भी कोई फी है? इस बारे में क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल। पहले जो अभी अगस्त में एक अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले 50 रुपये फीस थी, लेकिन अगस्त के बाद एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें फीस घटाकर सिर्फ 10 रुपये कर दी है। और पहले जो पर पेज इंफॉर्मेशन जो आपको जानकारी हासिल थी, तो वो पर पेज आपको 10 रुपये के हिसाब से ही देना था, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 2 रुपये पर पेज हो गया है। तो ये है कि आपको आईपीओ जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर हमारे पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहता है वो साथ में लगाना है, और आप कैश भी जमा करा सकते हैं अगर ये दफ्तरों में सुविधा हो, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आईपीओ अवेलेबल नहीं है तो उनमें प्रॉपर रसीद लेनी है, रसीद के साथ वो कैश जमा करा सकते हैं अपनी फीस के साथ, और वो भी उनके साथ जोड़ सकते हैं। और साथ में जो अगर एक्स्ट्रा आपको फीस, जब वो जवाब आपके पास आ जाएगा, कुछ कितना भी जवाब पेजेस बनते हैं, 10, 15, 20 जितने भी पेजेस बनते हैं, तो 2 रुपये पर पेज के हिसाब से वो भी अदा करना है। जी बिल्कुल। और एक बात मैं और भी खैर इसमें मजीद बताना चाहूँगा, जो बीपीएल लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है, उनको मुफ्त में ही उनको जो है वो जानकारी हासिल होगी, लेकिन उनको ये है कि अपनी शनाख्त के लिए अपना बीपीएल कार्ड अगर है या राशन कार्ड है वो पेश कर सकते हैं। मूलतः जब ये आरटीई एक्ट शुरू हुआ था, सरकार ये दावे कर रही थी कि इसमें पूरी तरह से करप्शन फ्री हो जाएगा, ये एक्ट लागू हो जाएगा और इसके बाद पूरी तरह से लगाम जो है वो लग जाएगी। क्या आप समझते हैं 2009 से लेकर आज तक ये एक्ट जो है वो लागू है, और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई फर्क, पूरी तरह तो खत्म तो हम नहीं मान सकते, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जो है, कुछ ना कुछ अंकुश जो है वो करप्शन पर लगा है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम अपने सिनेरियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो बदकिस्मती से पहले नंबर पर है करप्शन में, तो और ये ऐसे एक्ट की ज़रूरत भी थी। और हम ये नहीं कहते कि 100% करप्शन को ख़त्म कर देगा और आज ही ख़त्म कर दे, एक्ट के आने से ही, एक्ट को अभी आए कितना साल हो गया, 2-3 साल तो हो गए, 3 साल में, लेकिन मैं इतना मानता हूँ 20%, 15 या 20% तक फ़र्क पड़ा है। और अगर हम अपनी अवेयरनेस, अपनी एजुकेशन और हम इस तरह से इस्तेमाल करते रहें अपनी इस जो है हमारा संघर्ष को हम बरकरार रखें, तो हम उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कम से कम हमारी आने वाली नस्ल को हम एक अच्छा सिस्टम दे सकते हैं। अब जैसे और एक हम तारीख गवाह है कि कोई भी इंकलाब जो है वो लोगों की जागरूकता से आया है और उन लोगों के जहन से आया है, और जब तक लोगों का जहन जो है वो उनमें इंकलाब नहीं आता, वो जागता नहीं है, तब तक दुनियावी और ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं होने वाला है। तो सब लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि उनको अपना जहन तब्दील करना है, जहन में वो इंकलाब लाना है, जहन में वो सोच बदलनी है अपनी, कि अब हम महंगाई से हम नहीं जूझेंगे, अब हमारी गरीबी जो है वो बिल्कुल हम गरीब होते जा रहे हैं, अमीरों की तिजोरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बस अब बहुत हो गया, हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, हम खुद भी इतनी अच्छी जो है वो लाइफस्टाइल हमारा नहीं हो रहा है, हमें छोटे से काम करने के लिए करप्शन करनी पड़ती है, तो अब बस ये सोच बदलनी है। इस सोच के साथ हम अपनी अगर आज संघर्ष शुरू करेंगे तो कुछ ज़माने के बाद मुझे ये पूरा यकीन है कि एक इंकलाब आएगा, और जब ये करप्शन जो है वो कम से कम पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत हद तक जो है मूलतः काफ़ी लोग जो है वो आरटीई एक्ट देते हैं, उनको निराशा मिलती है, कहीं ना कहीं उनको रुकावट का सामना करना पड़ता है, कभी पीआईयू की वजह से, कभी किसी और वजह से। तो क्या आप इतने सालों से आप एक्टिव हैं, आप अपने ग्रुप के साथ पूरा काम कर रहे हैं, ना सिर्फ राजौरी जिला बल्कि पूरी रियासत में आप इस दिन रात मेहनत करके इस एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाने में लगे हुए हैं, क्या आपसे कोई मदद चाहे तो किस तरीके से उनको मदद मिल सकती है, और क्या आप मदद उनको देंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें हमारा जो है वो हमने अपने आप को जो है इसी काम के लिए लगाया है, तो ये कहीं पर भी कभी भी किसी को भी अगर हमारी अगर ज़रूरत पड़ती है इस मामले में, तो हम हमेशा उनके लिए हाजिर हैं। उसके लिए पहला तो ये है कि हम जगह जगह पर जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, और ज़िले सतह पर पीआईओज़ की ट्रेनिंग तक भी हमने जो है वो कंडक्ट की है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जगह जगह पर लोग हमारे साथ जुड़ें, लोग एक बीड़ा उठाएं कि अब हमने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और हम आप एक जो है एकजुट हो गए हैं करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। तो लोग आएंगे, और उसके साथ अगर किसी को इसके अलावा भी कोई किसी तरह की जानकारी अगर हमें किसी को चाहिए जो हम तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। अब मेरा नंबर जो है वो 9797582733 जो है, जो स्क्रीन पे भी
नज़र आ रहा होगा आपको, तो उसमें जो है हमें डायरेक्टिव कॉल भी कर सकते हैं और किसी वक्त भी और किसी तरह की भी जानकारी को हमसे हासिल कर सकते हैं। मूलतः 2012 में सरकार ने अमेंडमेंट की थी आरटीआई एक्ट में, और उसमें काफ़ी जो है शोर शराबा भी हुआ था, काफ़ी राजनीतिक पार्टियों और एनजीओ द्वारा इसका हाईलाइट किया गया था कि ये अमेंडमेंट जो है वो गलत है। इस बारे में आप क्या राय देंगे, क्या हुआ था अमेंडमेंट, इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हुआ? जी बिल्कुल, उसमें अमेंडमेंट में जो है पहले तो ये बात थी कि उसमें फीस कम कर दी, 50 रुपये थी तो 10 रुपये कर दी, तो ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है वो वहाँ से हटा दी गई थी। उसमें जो है कमीशन की कुछ पावर्स में कटौती की गई है। लेकिन अब जैसे कहा गया कि नहीं बिल्कुल ये हमारा एक बहुत ज़्यादा मीडिया में बात हुई कि नहीं अब तो ये बिल्कुल टूथलेस हो गया, अब ये तो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी एक्ट में पूरी तरह से सक्षम है हमारा SIC, हमारा कमीशन, कि वो पूरी तरह से एक्शन ले सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों में कमी हुई है, इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी हमारा कमीशन पूरी तरह से पावरफुल है, पूरी तरह से स्ट्रेंथन है कि RTI एप्लीकेंट को निराशा नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ बात इतनी है कि हम अपने सही इरादों के साथ, सही मंशा के साथ इस एक्ट का इस्तेमाल करें तो पूरी तरह से कामयाबी इसमें मिल सकती है। मूलतः 2009 से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि इस एक्ट में इतनी मजबूती है, लोगों के लिए आम आदमी जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है मजबूत ढंग से, तो क्या ऐसे ऑफिसर्स कोई आपकी नज़रों में हैं जिनको ट्रेनिंग पड़ी हो, जिनको कुछ इस तरह सबक मिला हो कि वाकई भाई RTI का जिसने खिलाफवर्जी की हो, कुछ ऐसी मिसालें पेश करना? ऐसा है कि काफ़ी लोगों को इसमें पेनल्टी पड़ी है, शो काज नोटिस भी आए हैं, उनको जवाब इसका देना पड़ा है। तो मतलब लेकिन अभी हमें हमारी जो उम्मीद है कि लोगों के जागरूक होने से, लोगों की जागृति से जो है ये बहुत ज़्यादा भी होंगे और बहुत ज़्यादा इसमें हमें फायदा होगा। क्या आने वाले समय में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कोई तरह की कमेटी फ्रेम करने जा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो उस कमेटी के साथ रब्ता करें और उसके माध्यम से आप तक पहुंचें और सरकार जो PIO हैं उनको उन पर नकेल कसी जाए और सही जानकारी उनको मिल जाए, एक मदद उनको मिल जाए? इस बारे में क्या आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल, मैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में ये अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी, उसमें ब्लॉक पे, तहसील लेवल पे बॉडी बनाई जाए कि ये नौजवानों की और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ताकि हम उनको पहले ट्रेन करना चाहते हैं इसमें, और उनको पूरी तरह से ट्रेन करने के बाद हम ताकि वो लोगों को जाकर अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में जाकर उन लोगों को अवेयर करें कि हमारा ये एक्ट क्या है और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो ये हमारा हर एक जो है वो जल्द अज जल्द हम इसमें काम कर रहे हैं। तो जैसे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी हम 1 या 2 दिन के अंदर अनाउंस कर देंगे हम अपनी जो यहाँ की बॉडी है, और बाकी इलाकों में भी। राजौरी में काफ़ी मतलब आपके पास भी इस तरह की शिकायतें पहुंची होंगी, और लोग राजौरी में भी काफ़ी शिकायतें हमारे पास भी आए दिन पहुंचती रहती हैं कि PIO जो है वो आनाकानी करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती है। काफ़ी केसेज हैं और काफ़ी रिमाइंडर उन्होंने CM ग्रीवेंसी सेल में भी दिए हैं, उसके रिमाइंडर भी DC ऑफिस में आए हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिस में आए हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि वो उनके लिए क्या करें? हाँ, बिल्कुल। असल में PIOs, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो PIOs हैं वो RTI को गलत तरीके से लेते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद RTI हमारे खिलाफ लगी है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। RTI किसी के खिलाफ नहीं है। RTI एक आम आदमी का हक है, वो उसको हक का जो है फ़ायदा उठाता है, वो अपनी जानकारी हासिल करता है। तो PIOs को सबसे बड़ी बात तो ये लगती है, क्योंकि इसकी जो मेन वजह ये है कि उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया है, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, वो इसके बारे में एजुकेटेड नहीं है RTI के बारे में। दूसरी बात ये है कि जो अंदरूनी बात जो लगती है, बहुत से PIOs ने हमारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इस तरह से भी जब हमारे रास्ते होते हैं PIOs से, तो वो हमसे हमारे सामने ये बात रखते हैं कि हम मजबूर हैं कि हमारा इंटरनली हमारे जो हाई कमांड है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हम पर दबाव डालते हैं कि आप जो जानकारी जो है वो फराहम ना करें। अगर आप ये जानकारी फराहम करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो PIOs जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी नौकरी पे जानी है। तो मैं सरकार से मैं ये बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि इस तरह की जो ऑफिसर्स और जितने भी PIOs हमारे हैं या सीनियर ऑफिसरान हैं, उनसे ये कहूँगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अगर आप एक किसी डिपार्टमेंट में PIO हैं तो बाकी डिपार्टमेंट में आप एक एप्लीकेंट, आम एप्लीकेंट की तरह हैं। तो आप उस तरह से सोचें और एक आम आदमी की मजबूरी समझें
और अपने करप्शन को और अपनी इन चीज़ों को छुपाने के लिए कोई दूसरे ऐसे वैसे हथकंडे ना अपनाएं, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि लोगों के अंदर एक इंकलाब पैदा होगा, उस वक्त ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए जो इनकी लोगों के अंदर एक शऊर पैदा होने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि हमारे मतलब जो हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरान जो हैं वो भी इसमें बड़ी ज़्यादा वो करते हैं, मुदाखलत करते हैं कि जवाब ना मिले या सामने ना आए। तो ये चीज़ें सारी हमारा एक कह सकते हैं कि मिला जुला एक ऐसा असर है जो आरटीआई को कहीं ना कहीं लोगों के सामने कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को मायूस करता है। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष ही के बाद हमारे पास मंजिल हासिल होगी। कब तक आप समझते हैं 2009 से लेकर आज तक काफ़ी जो है सुधार हुआ है, काफ़ी लोगों को इस बारे में जानकारी भी मिली है, लोगों को इसमें कमजोरी मिली है, ये मजबूरी अफसरों की, पीआईयू की मजबूरी और लोगों की पूरी तरह से लोगों के हाथ में इसकी ताकत, क्या समझते हैं अगर 2-4-5 सालों में कब तक ये मिशन जो है वो आपका मिशन पूरा होगा? जी, मिशन अवेयर करने का ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमने एक मिशन शुरू कर दिया, ये खत्म कब होगा। हमने इसको जारी किया है, जारी रखना है जब तक हमारे बस में रहेगा। और कब ये पूरी तरह से इसमें हम कामयाब होंगे इसके बारे में भी अभी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद है, कितने नजर आ रही है आपको? उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथ आम लोग जुड़ रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको, एक बदलाव, एक इंकलाब जो मुझे नजर आ रहा है वो आने वाला है, तो हम इसमें कामयाब होंगे। मूल तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ जो है लोगों को पहुँचाई, और उम्मीद है कि लोगों को इसकी जानकारियाँ मिली होंगी, लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अयाज मुगल साहब, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और न सिर्फ राजौरी बल्कि पूरे रियासत में इनका नाम है, काफ़ी सालों से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है दर्शकों के आपको हमारे इस माध्यम से काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली होंगी, और आप इन जानकारियों का फ़ायदा भी लेंगे, और ऑफिसर्स जो है पीआईयू हैं उनसे उनको भी काफ़ी कुछ यहाँ से मिला होगा, और इस एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ अहम मिली होंगी, और लोग, हमें विश्वास है कि आप इसका भरपूर फ़ायदा जो है उठाएंगे। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे आपके साथ एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके चैनल।